बच्चों एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि सर कैसे एक बेहतरीन क्वेश्चन लिखें, या बीएचयू का एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कैसे लिखा जाता है, कहाँ एग्ज़ामिनेशन लिखा जाता है, तो इसी का एक फॉर्मेट बनाया हुआ था जो मैं वहाँ पर ड्यूटी करते वक्त देखता हूँ। क्योंकि बीएचयू का मैं उसको इस पर दिखा नहीं सकता, नहीं तो वो हो जाएगा कि सिक्योरिटी में आप सेध लगा रहे हैं। तो ऐसी दशा में कैसे आप वहाँ उसको फिलअप करेंगे, उसको ज़रा देखिएगा आप लोग। पहली बात तो ये है कि सबसे ऊपर लिखा रहेगा परीक्षा का नाम हिंदी में, तो वहाँ आप लिखोगे बीए ऑनर्स सेमेस्टर सेकेंड परीक्षा 2021-22। ठीक है। कई बच्चियाँ कहती हैं सर वो तो एडमिट कार्ड पे तो कुछ सेमेस्टर अजीब सा लिखा रहता है। तो बेटा आप क्वेश्चन पेपर को देखो, तो क्वेश्चन पेपर में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और एग्ज़ाम नेम है इंग्लिश पूछेगा, तो वो है बीए ऑनर्स सेमेस्टर सेकेंड एग्जामिनेशन 2021-22। इस तरीके से आप लोग फिलअप करेंगे। बहुत सारे बच्चे उसको सही से फिलअप नहीं करते हैं। और भी अपने दोस्तों को दे दीजिएगा, सेंड करिएगा, ताकि वो भी लोग जानें कि कैसे हाउ टू राइट, या जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बीएचयू को तो कैसे करेक्ट भरे। ठीक है ना। बहुत सारे टीचरों को भी मैंने देखा कि कंफ्यूज हो रहे थे। तो ये चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों। ये देख रहे हो आप लोग, ये पेपर है बीएचयू का जो कि अभी हाल में 21 तारीख को हुआ था। तो इसमें आप देखेंगे कि बीए ऑनर्स सेमेस्टर सेकेंड एग्जामिनेशन 2021-22 यही आपका क्या है, एग्ज़ाम का नेम है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये हिंदी वाला इससे कोई मतलब नहीं, और हिंदी में इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे सब्जेक्ट का नाम, पेपर कोड, और उसका जो पेपर का शीर्षक होता है, टाइटल, वो भी दिया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। तो आपको केवल यहीं से चाहें तो आप अपने पेपर से उसको लिख सकते हैं। अब ज़रा देखेंगे, अब हम मेन पॉइंट पे जा रहे हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप जब जाओगे तो आप ज़रा देखिएगा, यहाँ पर आपको कुछ मोहर के रूप में देखोगे। किस रूप में? मोहर के रूप में, ठीक है। ये लिखा मिलेगा 24 सितंबर 22। तो आपको डेट अगर आप भूल भी रहे हो तो एडमिट कार्ड से भी पता कर सकते हो कि आज का जो पेपर है वो क्या है और किस तिथि को है। तो ये 24 सितंबर 22, और यहाँ पर दिन आप क्या लिख देंगे, शनिवार, ठीक है। इंग्लिश वाले सैटरडे लिख लेंगे। और पेपर कोड की बात करें, जैसे BAA 121, ठीक है, और ये 121 है। और पेपर का टाइटल पूछता है, शीर्षक का नाम, तो उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, अथवा आप लिख सकते हो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। और ये सब्जेक्ट वाला है AIC एंड आर्कियोलॉजी, जिसको आप प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व के रूप में या शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। कई बच्चियाँ अनुक्रमांक को लेकर दिक्कत होती है, तो ये तो आपका है। बाकी इन वर्ड्स में अगर लिखना है, तो अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो 2 3 4 4 2 2 AHC, ठीक है ना, 097, या फिर इंग्लिश में आप 23422 ASC 097। तो इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। और एक किनारे जो है निरीक्षक का हस्ताक्षर होता है, वो चला जाएगा। तो ये आप लोग तो जान लीजिएगा कि एग्ज़ाम में पेपर को कैसे भरा जाता है जब आप आंसर देने जा रहे हो। अब ज़रा बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट बात करें कि कैसे हाउ टू राइट अ राइट आंसर फॉर द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एनी रूलर। तो किसी भी शासक के बारे में अगर आपको उसकी अचीवमेंट के बारे में बताना है, उसकी उपलब्धियों के बारे में बताना है, तो क्या करोगे? तो देखो, उसको मैंने 4 पॉइंट में बांट रखा है, ठीक है ना बच्चों। पहला पॉइंट है भूमिका या वंश परिचय। इसका हेडिंग नहीं जाता ना, आप क्षेत्र, प्रारंभिक शासक ऐसे नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे कभी राष्ट्रकूटों के बारे में लिख दिया कि गोविंद तृतीय की उपलब्धियों के बारे में बताइए, या बोल दिया कि ध्रुव धारावर्ष के उपलब्धियों के बारे में बताइए। तो पहले लिखोगे ध्रुव धारावर्ष राष्ट्रकूट राजवंश का एक महानतम शासक था। पहला पॉइंट तो यही जाएगा। वह दक्षिण भारत के क्षेत्र में शासन कर रहा था। देखो ये क्षेत्र हो गया।
इस वंश के या राष्ट्रकूट राजवंश के प्रारंभिक शासकों में ध्रुवधारा वर्ष से पूर्व कृष्ण प्रथम, दंतिदुर्ग इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है, जिसका संस्थापक दंतिदुर्ग को माना जाता है, जिसने करीब 755 के आसपास राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किया। ठीक है, जिसकी राजधानी मानखेड़ थी। इस वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय था। ठीक है, और जिसका अंतिम समय जो डेटिंग दिया होगा, और इस प्रकार से देखिए तो राष्ट्रकूट शासकों ने दंतदुर्ग से लेकर के कर्क द्वितीय तक, ठीक है ना, जितने वर्ष है 450 470 जो भी है, उतने वर्षों तक उन्होंने मानखेड़ पर शासन किया। और ये लोग मुख्य रूप से किस वंश के हैं, तो अगर वो अपने के द्वारका का मूल निवासी बताते हैं तो कहेंगे कि रट्टकुल या तुंग वंशी बताते हैं, और इनका संबंध श्री कृष्ण के वंश से जोड़ा जाता है, इसलिए इन्हें अहिर वंश से जोड़ा जा सकता है। लेकिन राष्ट्रकूट शब्द जो है एक पद सूचक है, क्योंकि अल्तेकर का ऐसा मानना था कि ये जो कूट शब्द है वो मुखिया शब्द का ध्वनि देता है, जैसे ग्रामकूट वैसे ही राष्ट्रकूट। ठीक है ना। इस वंश के प्रमुख शासकों में दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुवधारा वर्ष, गोविंद तृतीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय का उल्लेख किया जा सकता है, मोटा मोटी जिसका नाम। इनका राज चिन्ह गरुण था, ठीक है ना। और इनका राजधर्म जो है वह मुख्य रूप से कई शासकों का क्या था, शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित थे, लेकिन कुछ शासक जैन धर्मावलंबी थे, जैसे अमोघवर्ष। इनकी भाषा जो थी वो मुख्य रूप से क्या थी, संस्कृत और जैसे कवि राजमार्ग कन्नड़, इनकी कन्नड़ भाषा थी। ठीक है, इनके यहाँ की जो लिपि थी वो कुछ जो है मिलती जुलती, नागरी से मिलती जुलती दिखाई पड़ती है। ये लोग एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर, दक्षिण भारत और त्रिकोणात्मक संघर्ष को लेकर, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के रूप में और त्रिकोणात्मक संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको भूमिका में लिखनी पड़ेगी बेटा। फिर साहित्यिक स्रोत में जो दूसरा पॉइंट जाएगा, तो जिस राजा के बारे में लिख रहे हो तो उससे संबंधित जो भी आपको पॉइंट मिलता है, जैसे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो भी, जैसे मेरतुंग का प्रबंध चिंतामणि हुआ, या उस काल के जैसे अमोघवर्ष का जो है कवि राजमार्ग हुआ, या ऐसे साहित्य जिसमें ध्रुव धारावर्ष के उपलब्धियों का वर्णन मिलता हो, जैसे अभिलेखों की बात करें तो साहित्यिक स्रोत तो बहुत कम है, जैसे प्रभावक चरित्र में मिल जाएगा, ठीक है, मेरतुंग की प्रबंध चिंतामणि में मिल जाएगा, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। और विदेशी विवरण में क्या मिलता है, क्या सुलेमान क्या कहता है, अल-मसूदी क्या कहता है, ठीक है ना। अभिलेखों में अब गोविंद तृतीय का लिख रहे हो तो भाई सांगली, राधनपुर और उसके बेटे अमोघवर्ष के, और उसके बाद कृष्ण तृतीय के जो भी लेख हैं उनके जो हैं विवरण, उनको भी आप लिख सकते हो। मुद्रा कौन सी जारी थी, ठीक है ना, और उस काल के प्रमुख आर्किटेक्चर क्या था जो उस राजा ने बनाया था, तो ये सारी चीज़ें। फिर शासक परिचय के बारे में बताएंगे, तो इस समय वो क्रम से कौथा शासक था। अब जैसे अगर मान लो गोविंद तृतीय लिख रहे हो या ध्रुव धारावर्षी लिख रहे हो मान लो, तो ध्रुव धारावर्ष के बारे में अगर लिख रहे हैं तो दंतिदुर्ग हो गए, कृष्ण प्रथम हो गए, फिर गोविंद द्वितीय हुए, चौथा शासक, तो क्रम से चौथा शासक हो गया। पूर्ववर्ती शासक कौन था, गोविंद द्वितीय, जिसको हरा करके उसने वो राजगद्दी प्राप्त किया। माता पिता कौन थे, कृष्ण प्रथम, ठीक है ना। माता का नाम नहीं पता, कोई बात नहीं, किसकी, अच्छा। फिर संतान कितने थे, तो जैसे उनके संतानों में कौन थे, स्तंभ था, कर्क द्वितीय था, और क्या है ये गोविंद तृतीय थे। तो ऐसे कई जो उसके संतान थे, 3-4 थे, उनका नाम बताइए। राजधानी मानखेड़ रहेगी। शासन वर्ष 780 से लेकर कब तक शासन किया है, ठीक है, 793 तक शासन किया था। इसकी प्रमुख उपाधियाँ क्या है, कलिवल्लभ, धारावर्ष, है ना, कलिवर्ष, तो ये बताएंगे। प्रमुख कार्य क्या था, त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लिया था इसने, और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट राजवंश को शक्तिशाली बनाने में का प्रयास किया। धर्म क्या था, किस धर्म को मानने वाला था, इसने किसको संरक्षण प्रदान किया, इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो ये संरक्षण में तो देखो दरबारी कवि और बाकी चीज़ें आएंगी, उत्तराधिकारी कौन हुआ, और बाकी ये सब चीज़ें बताने के बाद राजनीतिक उपलब्धि बताएंगे आप लोग। अब इसमें पॉइंट बाय पॉइंट आप हेडिंग डालते हुए जाएंगे और उसके बारे में
डिस्क्राइब करेंगे। तो कैसे शासन किया, जैसे राज्यारोहण, पहली हेडिंग हमेशा यही जाएगी, राज्यारोहण, कि कब उसने राजगद्दी पर बैठा, किसको पराजित करके पाया, कि उसके पिता ने उसे चुना, तो वो बताएंगे राज्यारोहण में या राजाभिषेक में। तो थ्रोन कैसे उसने अचीव किया वो चीज़ बताइए। सेकंड, उसने उसके बाद पहली विजय कहाँ हासिल की, कितनी विजय हासिल की, उसका व्यक्तित्व कैसा था, क्या उसने कुछ वास्तुकला का निर्माण किया, या क्या वो कवि था या रचनाकार था। तो उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए फिर लास्ट में आप साम्राज्य विस्तार लिखेंगे और लास्ट में मूल्यांकन देंगे। और हो सके तो अगर कहीं स्पेस मिल जाए तो एक भारत का नक्शा जो है दक्षिण भारत का बना करके, ठीक है ना, वो भी दिखा सकते हैं कि मानकेट कहाँ है, कहाँ तक उसका साम्राज्य विस्तार था, तो वो चीज़ आप उसको बना सकते हो। तो इस तरीके से जब आप देते हैं बच्चों, तो एक बढ़िया आंसर आप लिख सकते हैं और वो आपको मदद करेगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा क्वेश्चन लिखेंगे। और यदि केवल पूछ दे किसी वंश के बारे में तो भूमिका तो जाएगा ही, ठीक है, भूमिका तो आप देंगे ही, स्रोत देंगे ही। तो शासक परिचय की जगह क्या हो जाएगा, फिर वो अगर वंश के बारे में है कि वेंगी के चालुक्यों के बारे में बताओ, ठीक है ना, या प्रारंभिक पल्लवों के बारे में बताओ, तो ऐसे में तब जो हेडिंग पड़ेगी वो राजाओं का पड़ेगा। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, जो भी राजा होंगे, जैसे प्रारंभिक हैं तो सिंह वर्मन से शुरू करोगे, फिर शिव स्कंद वर्मन से शुरू करोगे, विष्णुगोप का नाम लोगे, कुमार विष्णु का नाम लोगे, तब सिंह वर्मन, तो सिंह वर्मन तक का पूरा आपको प्रारंभिक चालुक्यों में लिखना पड़ेगा। तो वेंगी के चालुक्य लिख रहे हो तो थोड़ा थोड़ा जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, उपाधियां हैं, बस किससे लड़ाई हुई, ठीक है ना, तो ज़्यादा बड़ा नहीं, हर एक राज्य का एक संक्षिप्त नॉलेज देते हुए कम से कम आप 10-12 राजाओं का, तो कम से कम मेरे हिसाब से 12 राजाओं के बारे में आप ज़रूर बताइए, उनकी डेटिंग जरूर बताइए, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और यदि कभी चोल प्रशासन पूछे तो थोड़ा सा चोलों के बारे में बताते हुए, ठीक है ना, स्रोतों के बारे में बताते हुए फिर प्रशासन के बारे में आप लिखना शुरू करेंगे, क्या वलनाडु क्या है, नाडु क्या, कोट्टम क्या है। तो जो भी आपको वीडियो बताए जा रहे हैं आप उसको ध्यान देंगे बच्चों, और वो आपकी मदद करेगा, ठीक है ना। आपको परीक्षा की शुभकामनाओं के साथ आपका गुरु डॉक्टर अमित दुबे आपको आशीर्वाद देता है। धन्यवाद।